Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about land policy of Assam government adopted in 2019, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. वैसे काफ़ी छोटा आर्टिकल है. तो देखिए, देयर आर मैनी इंडिजिनस लैंडलेस फैमिलीज इन असम. इस तरह के परिवार जो सरकारी ज़मीन पे इस तरह का छोटा मोटा घर हट बना करके रहते हैं, इस तरह के कई सारे इंडिजिनस फैमिलीज़ हैं. इंडिजिनस फैमिलीज़ मतलब दोज हु हैव बीन लिविंग इन असम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरह के कई सारे इंडिजिनस ट्राइब के लोग इस तरह के सरकारी ज़मीनों पे अपना छोटा मोटा घर बना करके रहते हैं. असम सरकार ने एक कमेटी बनाई. इस कमेटी के हेड थे HS ब्रह्मा साहब. तो इस कारण से इसको हरिशंकर ब्रह्मा कमेटी नाम से भी जानते हैं. इस कमेटी का टेक्निकल नाम था कमेटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल. सरल शब्दों में बोले तो असम सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ HS ब्रह्मा, जिसको काम दिया गया इस पूरे इशू को इंक्वायर करने का कि आप बताइए कि इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है. जो भी इस तरह के इंडिजिनस ट्राइब के लोग सरकारी ज़मीन पर रहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए सरकार क्या एक्शन ले सकती है. और इस कमेटी ने रेकमेंड किया दैट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दिस लैंडलेस इंडिजिनस फैमिलीज लिविंग ऑन गवर्नमेंट लैंड्स. तो जहाँ भी ये अपना घर बना करके रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, मान लीजिए, तो वहाँ पे इन सारे इस तरह के इंडिजिनस ट्राइब के लोगों का राइट, लीगल राइट को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको लैंड पट्टा दिया जाए. लैंड पट्टा, आई होप यू मस्ट बी नोइंग, जो एक तरह का ऑथराइजेशन होता है, लीगल गारंटी होता है अबाउट ओनरशिप ऑफ द लैंड. तो HS ब्रह्मा कमेटी ने रेकमेंड किया असम सरकार को कि इस तरह के लोगों को जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर लैंड पट्टा दे दिया जाए, ताकि दे शुड नो लॉन्गर रिमेन लैंडलेस फैमिलीज़, और इस तरीके से उनको एक बेसिक लाइफस्टाइल इंश्योर हो पाए. HS ब्रह्मा कमेटी के इस रिकमेंडेशन को असम सरकार ने मान लिया, और इस रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर असम सरकार ने एक लैंड पॉलिसी बनाई इन 2019. और इस लैंड पॉलिसी में फिर यही फैसला लिया गया कि इस तरह के इंडिजिनस ट्राइब के लोगों को जो लैंडलेस हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे घर बना करके रह रहे हैं, उनको लैंड पट्टा दिया जाए. तो सरकार ने फैसला लिया दैट मोर देन 1.6 लाख फैमिलीज हैविंग लिविंग ऑन सच गवर्नमेंट लैंड शुड बी गिवन लैंड राइट्स और पट्टाज, लैंड पट्टाज अंडर लैंड पॉलिसी 2019 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम. और इस तरीके से फिर पट्टा देने का काम भी शुरू हुआ, लैंड पट्टा देने का काम शुरू हुआ. लेकिन इसमें कई सारे निगेटिव इशूज अब निकल के आ रहे हैं. 1-1.5 साल के इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि इशूज़ ऑफ फेक बेनिफिशियरीज़. कई सारे इस तरह के लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, घर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लैंडलेस इंडिजिनस ट्राइब की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और सरकार से पट्टा ले रहे हैं. उसके अलावा कई सारे इस तरह के ट्राइबल इंडिजिनस ट्राइब के लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में, रिजर्व फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में घर बना करके रह रहे थे, और वहाँ पे लैंड पट्टा देने का मतलब है कि देयर विल बी निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. तो मतलब पहले तो लोगों ने इलीगल तरीके से फॉरेस्ट एरियाज़ में, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में इंक्रोच किया, और अब सरकार इस इलीगल इंक्रोचमेंट को लीगलाइज कर रही है बाय गिविंग देम लैंड पट्टास, एंड दैट विल हैव ओवरऑल इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्रिंज इकोसिस्टम ऑफ सच एरियाज़, रिजर्व फॉरेस्ट. और इससे फिर दिक्कतें क्या होंगी कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा. कल ही हमने देखा कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल कॉरिडोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इस कारण से लगातार मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है. एलिफेंट्स की कितनी ज़्यादा डेथ होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ रेलवे इंजिन्स. तो ये सारे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पट्टाज विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. उसके अलावा जो इंडिजिनस ट्राइब का डेफिनीशन है, जिनके अंतर्गत पीपल आर बीइंग गिवन दिस लैंड राइट और लैंड पट्टा, वो डेफिनीशन अपने आप में काफ़ी वेग है. और इट इज़ बिलीव्ड, इसी आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि मैनी कम्युनिटीज़ हु शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिजिनस, दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट अंडर दिस लैंड पॉलिसी ऑफ असम 2019.
उसके अलावा द पॉलिसी बार्स ट्रांसफर ऑफ लैंड टू नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी बाय द बेनिफिशियरीज, येट सच ट्रांसफर्स आर हैपनिंग। भाई आपको सरकार ने यहाँ पे ज़मीन दे दी कि ठीक है आप लैंडलेस थे, आप यहाँ पे ज़मीन ले लीजिए, अपना एक बेसिक घर बनाइए जैसे आपके और आपके परिवार की बेसिक लाइफस्टाइल इंश्योर हो पाए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस ज़मीन को लेकर के बेच दे रहे हैं और कंडीशंस ऐसी लगाई गई है इस लैंड पॉलिसी 2019 में कि लैंड पट्टा दिया तो जा रहा है बट यू कैन नॉट सेल सच लैंड राइट्स टू एनी नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी पीपल। बट फिर भी इस तरह के लोग ये काम कर रहे हैं, नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी के लोगों को अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। सच ट्रांसफर्स आर हैपनिंग। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार ये लैंड पॉलिसी लेकर के आ गई आसाम सरकार 2019 में कि ठीक है इंडिजिनस लैंडलेस ट्राइब के लोगों को लैंड पट्टा दिया जाए, तो फ्यूचर में सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट और भी बढ़ेगा। इट विल इंकरेज पीपल कि आज सरकारी ज़मीन पे अपना कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट बना लीजिए, घर बना लीजिए, कल होकर के सरकार हमें यहाँ पे लैंड पट्टा दे देगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से 2019 में लैंड पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को लैंड राइट्स मिले थे। तो इस तरीके से फ्यूचर में जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग रॉन्ग टेंडेंसी, द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए बैड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या ये लैंड पॉलिसी किस तरीके से लाना चाहिए, ये भी सॉल्यूशन थोड़ा बहुत दे रखा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि देखिए अब जब ये पॉलिसी हम लेकर के आ ही गए हैं तो इस पॉलिसी का प्रॉपर स्क्रूटिनी किया जाए तभी जाकर के लैंड पट्टा दिया जाए कि जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं वो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या नहीं, दैट स्क्रूटनी शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंट, उसके बाद ही लैंड राइट्स दिए जाए। अदरवाइज जो लैंड ग्रीडी इंक्रोचर्स हैं वो इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएंगे और जो सच में बेनिफिशियरीज होने चाहिए, those who are actually vulnerable marginal people, they will not be benefited from this policy। और दूसरा, फ्यूचर में इस तरह की पॉलिसी असम सरकार लेकर के ना आए। अगर असम सरकार को लैंडलेस कम्युनिटी के लोगों की मदद करनी ही है तो रादर दैन गिविंग देम लैंड राइट्स, आप उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना करके दीजिए, पक्का घर। आपको पता है रूरल हो या अर्बन एरियाज हो, उसमें प्रोविजंस हैं कि सरकार सहूलियत देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या आप लैंडलेस लोगों के लिए एक परमानेंट शेल्टर, पक्का घर बना करके दे सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो उस स्कीम का आप प्रोविजन का इस्तेमाल कीजिए रादर देन डायरेक्टली गिविंग लैंड राइट्स टू द पीपल, बिकॉज दैट विल सेट ए बैड प्रेसिडेंट। और इसके कई सारे निगेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो सकता है, लीगल इशूज़ हो सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Shikshak Parv and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the segment education sector। तो इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 5 सितंबर को तो आपको पता है कि शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाया जाता है हमारे देश के अंदर। इस साल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फैसला लिया है कि हम 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएंगे। शिक्षक पर्व 2021 will be celebrated from 5th to 17th September and this Shikshak Parv will be celebrated in order to recognize the valuable contribution of teachers and to take National Education Policy 2020 a step forward। तो पिछले साल ये पॉलिसी लाई गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कई सारे पाथ ब्रेकिंग चेंजेस लाए गए हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन को ज़्यादा लर्निंग ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उस पर फोकस करेगी सरकार इन 12 दिनों में, जब शिक्षक पर्व मनाया जाएगा 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव है इस साल शिक्षक पर्व मनाने का। एक तो जो हमारे देश के टीचर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया है उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करना, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना। और फिर इसी दौरान शिक्षक पर्व को सेलिब्रेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं इन ऑर्डर टू टेक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अ स्टेप फॉरवर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, एक एक करके देखते हैं, जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो एक इंडियन साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी बनाई गई है ऑफ 10,000 वर्ड्स। टॉकिंग बुक्स, तो ये बुक जो होगी वो ऑडियो बुक होगी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। उसके अलावा CBSE लेकर के आया है
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिशन फ्रेमवर्क, SQAAF। ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिशन फ्रेमवर्क, उसको ज़रा समझिए। जो भी स्कूल्स CBSE से एसोसिएटेड हैं, उन सारे स्कूल्स के अंदर बेसिक क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए ये फ्रेमवर्क लेकर के आई है CBSE, जिस फ्रेमवर्क का नाम है SQAAF। तो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए ये 8 पैरामीटर्स हैं, अलग अलग 8 पैरामीटर्स हैं। सबको तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक बार देख लीजिए। जैसे 10% वेटेज दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, 10% ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब वहाँ के टीचर फैकल्टीज़ कैसे हैं, 10% इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को, 10% मैनेजमेंट गवर्नेंस को, 10% लीडरशिप को, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कितना सेटिस्फाइड हैं वहाँ के सर्विस से, स्कॉलिस्टिक प्रोसेसेस। तो ये 8 पैरामीटर्स हैं जिस पे अलग अलग स्कूल्स को स्कोर दिया जाएगा, और एक बेसिक स्कोर हर एक स्कूल को इंश्योर करना है इन ऑर्डर टू रिमेन एफिलिएटेड विथ CBSE। तो ये जो 8 पैरामीटर्स लाए गए हैं, दीज 8 पैरामीटर्स हैव बीन ब्रॉट इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके अलावा निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाया जा रहा है, निष्ठा प्रोग्राम। निपुण भारत स्कीम, जिसमें जो क्लास 2 से लेकर के क्लास 5 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, इंश्योर कराया जाए कि उनको बेसिक रीडिंग कैपेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, विद्यांजलि 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, विद्यांजलि पोर्टल 2016 में ही लॉन्च किया गया था, उसका अपग्रेडेड वर्जन हाल फिलहाल में लाया गया है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसीलिए इसको नाम दिया गया है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। ये सेकंड अपग्रेडेड वर्जन है। तो क्या है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, उसको ज़रा समझते हैं। ये जो पोर्टल है, इट विल इनेबल कम्युनिटी और द वॉलंटियर्स टू कंट्रीब्यूट by connecting with the government and government aided schools of their choice directly। सरल शब्दों में कहें तो अगर आपको किसी सरकारी स्कूल की कुछ मदद करनी है, किसी सरकार की मदद करनी है ताकि सरकार स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाए, तो आप इस विद्यांजलि 2.0 पोर्टल की मदद ले सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से आप किसी एक पर्टिकुलर स्कूल, सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप सरकार को कुछ पैसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो क्या है तरीके कंट्रीब्यूट करने के थ्रू दिस विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, कोई भी इंसान, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या NRI हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंपनी, जो भी मदद करना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे, वो ये विद्यांजलि 2.0 पोर्टल की मदद से सरकार को कंट्रीब्यूट कर सकता है, सो दैट सरकार स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके। मदद 2 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी एसेट या मटीरियल या इक्विपमेंट देना है, जैसे कि बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सपोर्ट मटेरियल, जैसे डस्टर ही देना है, मान लीजिए आपको चौक ही देना है, कोई इक्विपमेंट देना, मान लीजिए आपका मन हो गया कि मैं डिजिटल बोर्ड दूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल को, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेज स्कूल्स में मैं बल्ब लगवाऊंगा, या फिर स्पोर्ट्स, योगा, आप योगा के लिए योगा मैट बंटवाना चाहिए, जो कुछ भी आप करना चाहें वो आप इस पोर्टल की मदद से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीके से भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या तो आप सर्विंग या रिटायर्ड टीचर हैं, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे टीचर हैं, दूसरे जगह पे आप घर पे गए हैं, अपने छुट्टी में गए हैं, तो वहाँ आसपास के सरकारी स्कूल में जा कर के पढ़ा सकते हैं। साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड पर्सनल हैं, रिटायर्ड आर्मी फोर्सेस या पर्सनल हैं, एल्यूमिनाई ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, होम मेकर हैं, या कोई भी अदर लिटरेट पर्सन है। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप उस केस में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इस विद्यांजलि 2.0 पोर्टल पे कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, और उसके विद्यांजलि 2.0 पोर्टल की मदद से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना नॉलेज शेयर करने का।
तो ये है पर्पस विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का। इसको लॉन्च करते टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने एक ये स्पीच दिया था, एक स्लोगन दिया था विद्यांजलि 2.0 पोर्टल को डिस्क्राइब करने के लिए कि इट विल बी अ पोर्टल विच विल इंश्योर सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और इसके लिए हम विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from economy segment. It is about agri stack and this topic is important from our syllabus paper 4 use of technology in agriculture point of view। एक अलग से टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में और वहाँ पे आप इस एग्री स्टैक का सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है एग्री स्टैक, पहले वो समझते हैं। एग्री स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सरल शब्दों में कहें तो किसान, कौन कौन से किसान हैं, क्या खेती करते हैं, कितना उनको बैंक से लोन मिल चुका है, क्या क्या उनके लोन के सोर्सेज हैं, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में ये डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं अंडर एग्री स्टैक। तो देखिए ध्यान से पढ़िए एग्री स्टैक के बारे में। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, नीति आयोग डिस्कशन पेपर ऑन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, इन तीनों ने ही मेंशन किया दैट देयर इज नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस फॉर फार्मर्स मेंट टू कलेक्ट डाटा अबाउट एग्रीकल्चर एंड यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू फार्मर्स। सरल शब्दों में कहें तो इन तीनों नहीं, चाहे नीति आयोग का डिस्कशन हो ऑन नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो डबलिंग फार्मर्स इनकम की कमेटी रिपोर्ट हो, सब ने कहा कि हमें फार्मर से रिलेटेड जो डाटा है उसको डिजिटलाइज करना होगा, तब जाकर के हम फार्मर्स को सच में मदद कर सकते हैं और तब जाकर के फार्मर्स की इनकम सच में डबल हो सकती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये एग्री स्टैक लाया गया। एग्री स्टैक क्या डाटा डिटेल कलेक्ट करेगा वो भी जरा देखिए। द डाटा टू बी कलेक्टेड बाय एग्री स्टैक इंक्लूड्स पर्सनल डिटेल्स फार्मर्स का, कि कहाँ पे हैं, नाम क्या है, कौन सी ज़मीन है, प्रोफाइल ऑफ द लैंड हेल्ड, प्रोडक्शन डिटेल क्या उगाते हैं, फाइनेंशियल डिटेल कि कहाँ कहाँ से इनको लोन मिला हुआ है। व्हाट आर द प्रपोज्ड बेनिफिट्स। तो इससे एग्री स्टैक से फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझिए कि फार्मर्स के क्या क्या फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, क्रेडिट के सोर्सेज हैं, वो पता चल जाएगा और उसके बाद फिर उनके क्रेडिट सोर्स को इन्हांस किया जा सकता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया के फार्मर्स को लोन मिलने में दिक्कत होती है सोइंग सीजन में, तो चलिए बैंक्स को डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया के फार्मर्स पर फोकस करें, खासकर आरआरबी जो ग्रामीण बैंक जिनका काम होता है फार्मर्स की मदद करना। तो इस तरीके से फार्मर्स के जो क्रेडिट नीड्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है टू ग्रेट एक्सटेंट विथ दिस डिजिटल डाटा। और इसी कारण से ये एग्री स्टैक एक डिजिटल डाटा रिगार्डिंग फार्मर्स, इसको बिल्ड कर रही है भारत सरकार और इसके लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट जो एक दुनिया की डिजिटल जाइंट कंपनी है, इसको काम दिया गया है टू डेवलप ए फार्मर्स इंटरफेस ऑफ स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर डिजिटल डाटाबेस, जिसको कहा जाएगा एग्री स्टैक। Under this program, each farmer of the country will get what is being called a farmer's ID number linked to their land records to uniquely identify them। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। ये तो हो गई एग्री स्टैक की बात। करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया है कि लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स का नेशनल फार्मर्स डाटाबेस बन के रेडी हो चुका है और दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ फार्मर्स का डिजिटल डाटाबेस बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये एग्री स्टैक जो है इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 5.5 करोड़ लगभग फार्मर्स का डिजिटल डाटाबेस रेडी हो चुका है ऑलरेडी। इससे फ़ायदा क्या होगा, सरकार ने अभी ये बताया कि देखिए फ्यूचर में किस तरीके से इस एग्रीकल्चरल डाटाबेस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अलग अलग जो डिजिटल कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पतंजलि, इनको अब कहेगी सरकार कि आप इस तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ले आएँ, ऐप्स ले आएँ, प्लेटफॉर्म्स ले आएँ, जिसकी मदद से रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बिजनेस, ई बिजनेसेस, ई मार्केट को डेवलप किया जा सके। अब बिल्कुल मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, समझिए। आज हम शहरों में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ्लिपकार्ट का, अमेजॉन का। कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो हम ऑर्डर कर देते हैं तुरंत ऑनलाइन। इसमें से कई सारी चीज़ें तो गाँव से बन के आती हैं। गांव में इस तरह के कई सारे लोग हैं जो इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन गांव में ये सारी सर्विसेज ठीक से अवेलेबल नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो अब इन सारी कंपनियों को, चाहे अमेजॉन हो, पतंजलि हो, इनको कहा जा रहा है कि देखिए ये है डिजिटल डाटाबेस, फार्मर्स क्या क्या उगाते हैं,
किस तरीके से उनको वो बेचते हैं। ये डाटाबेस का आप इस्तेमाल करके इस तरह के ऐप्स बनाइए कि गांव में ही फार्मर से सामान खरीदा जाए और गांव के लोगों को सप्लाई किया जाए। आज भी 70% पॉपुलेशन तो गांव में रहती है, आप सोचिए, और गांव से ही सब तमाम चीज़ें बन के आते हैं। चाहे हम जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी खरीदें, सब गांव से तो पैक होकर के आता है, लेकिन सब कुछ फ्लिपकार्ट अमेजोन से शहरों में आसानी से मिल जाता है, गांव में नहीं मिलता है। अगर 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहता है, अगर उसको ये डिजिटल ई मार्केट का फ़ायदा मिलने लगे, वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने लगे, तो फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझिए। गांव से ही किसानों से सामान खरीद लिया जाएगा। पतंजलि वगैरह जो है, इनको कहा जा रहा है कि इस तरह के आप ऐप बनाइए। अमेजन को कहा जा रहा है आप इस तरह के ऐप बनाइए कि गांव में ही जो फार्मर्स हैं, उनका डाटा अब आपके पास है एग्री स्टैक की मदद से। गांव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स के अंतर्गत बनाई गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के अंतर्गत बनाई गई हैं, उनसे आप डायरेक्टली सामान खरीदिए और गांव में ही सप्लाई कीजिए। मतलब गांव के लिए ई मार्केट प्लेस डेवलप कीजिए। इससे सोचिए कितना फ़ायदा होगा। रूरल एरियाज़ में लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, उसके अलावा रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पूरा का पूरा रूरल एरियाज़ का इकोनॉमी जो है वो बूम करेगा, बूस्ट करेगा। और 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्री स्टैक का डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि गांव में ही सप्लाई चेन को और ज़्यादा इनेबल किया जाए विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे फार्मर्स की इनकम डबल होने के और ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about skill university that is being developed in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, पहले भी मैं असम बजट में बता चुका हूँ, बट इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया, इस कारण से मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट, जिसको आसाम स्किल यूनिवर्सिटी कहा जाएगा, इज बीइंग डेवलप्ड एट मोंगलडाई रीजन इन दरांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 2026। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका लगभग 80% जो फंडिंग है दैट विल कम फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड रिमेनिंग 20% विल कम फ्रॉम आसाम गवर्नमेंट। और इस इंस्टीट्यूट में इसका लेआउट कुछ इस तरीके का होगा 2026 तक जब ये बन के तैयार होगा तो, और लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे उनकी स्किल ट्रेनिंग की जाएगी इन डिफरेंट सेगमेंट्स। और इस इंस्टीट्यूट के लिए को फ्यूचर में फंडिंग मिलते रहे, इसके लिए असम सरकार कोशिश करेगी कि एक्ट इस पॉलिसी के अंतर्गत फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स लाया जाए। तो ये इंस्टीट्यूट जब एक बार बन करके रेडी हो जाएगा 2026 तक, तो उम्मीद है कि असम के अंदर स्किल्ड जॉब्स की संख्या और बढ़ेगी और फिर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट असम में आएगा, क्योंकि एक बार जब स्किल्ड मैन पावर होगा तभी जाकर के इंडिया या विदेशों की कंपनियां जो हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन आए हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट, इस कारण से मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ. तो देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिस न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी. और गवर्नमेंट ऑफ असम ने प्राइम मिनिस्टर के इस विजन से इंस्पायर होकर के अनाउंस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम 2021, विच इज एन इनिशिएटिव फॉर एडॉप्शन एंड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जरा समझिए. मिशन टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स बाय 2030. तो डिप्लॉयमेंट ऑफ 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 5 ईयर्स. आने वाले 5 सालों में लगभग 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय किए जाएंगे पूरे असम में. Conversion of 100% of the public buses fleet into electric buses by 2030. All government vehicles will be converted into electric vehicle by 2030. तो जो भी सरकारी गाड़ियाँ आप देखते हैं, सरकारी ऑफिसर्स वगैरह के, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दी जाएंगे 2030 तक. 200 इलेक्ट्रिक एंड 100 CNG बसेस विल बी रोल्ड आउट इन गुवाहाटी ऑन 1 अप्रैल 2022. तो चलिए, इसमें तो ज़्यादा वक्त है नहीं, देखते हैं अगले साल कितनी इलेक्ट्रिक बसेस उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्ट्रिक बसेस और CNG बसेस हमारे सिटी गुवाहाटी में दिखाई देंगी. उसके अलावा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन मिले, सपोर्ट मिले, वो भी ज़रा देखते हैं.
तो 100% एग्जेम्पशन ऑन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 100% एग्जेम्पशन ऑन रोड टैक्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, रोड टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 100% वेवर्स ऑन पार्किंग चार्जेज, ठीक है। तो कहीं भी पार्किंग फीस नहीं देना होगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के चलते हैं। तो अप टू 20,000 सब्सिडी ऑन 2 व्हीलर्स, अप टू 50,000 सब्सिडी ऑन 3 व्हीलर्स एंड अप टू 1.5 लाख सब्सिडी ऑन 4 व्हीलर्स एंड 90% एग्जेम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो वैसे तो अभी हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको प्रमोट करने के लिए सरकार कई सारे बेनिफिट्स दे रही है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपने स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए असम सरकार कई सारे स्कीम्स लेकर के आई है। जैसे उनको कैपिटल सब्सिडी देगी, पावर सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, GST SGST रीइंबर्समेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सब्सिडी मिलेगा, स्टैंप ड्यूटी रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आई है असम सरकार। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन बिहार, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। माइक प्रोग्राम के अंतर्गत क्या स्टेटमेंट सही है? दिस प्रोग्राम इज रन इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रिवेंट इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज नो साइट कवर्ड इन असम अंडर दिस प्रोग्राम, दिस इज रॉन्ग। 2 साइट हैं ऐसे जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर्ड, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।